पत्नी पे हमेशा शक किया करता था। वो आता है और देखता है कि उसकी पत्नी अपने एक छोटे बच्चे को दूध पिला रही है और एक छोटी सी बच्ची पास में ही बैठी है। वो आने के बाद डायरेक्ट कहता है उससे, 5 महीने में कितने यार तुमने बनाया, कहाँ कहाँ पे तुमने क्या क्या किया, मेरे को सब मालूम है। इसी बात को लेकर पत्नी से उसका झगड़ा होने लगता है। पत्नी का नाम सविता रहता है और उसका नाम विवेक रहता है। अब पत्नी को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो पति से झगड़ा करने लगती है और पति गुस्से में पागल हो जाता है। और जिस खटिया पे, जिस चारपाई पे पत्नी अपने बच्चों को साथ में बैठ कर दूध पिला रही, जिस खटिया पे बैठकर अपने बच्चों को दूध पिला रही होती है, जिस चारपाई पे, उसी चारपाई का एक पाया तोड़ता है और पाया तोड़ने के बाद सविता के सर पे जोर जोर से मारने लगता है, जब तक सविता खून से लथपथ नहीं हो जाती है। और ये सब लथपथ होने के बाद सविता को वहीं पे छोड़ देता है। और जो विवेक रहता है उसका जीजा अगले दिन आता है और उसकी बहन आती है। और आने के बाद उसका जीजा सविता के मायके फ़ोन करता है गीता बाई को और फ़ोन करके कहता है कि आपकी बेटी मिल नहीं रही है, कहाँ बच्चे छोड़ के चली गई है और हम लोग ढूंढने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं और उसको ढूंढ भी रहे हैं, लेकिन वो मिल नहीं रही है। आप भी उनको ढूंढिए, कहाँ चली गई, किसके साथ में चली गई। अब गीताबाई जाती है वहाँ पर, तुरंत पुलिस केस कर देती है। और पुलिस केस करने के बाद वो भी ढूंढ रही होती है कि उनकी बेटी कहाँ गई, कहाँ नहीं गई। तभी एक कहानी उससे बड़ी एक घटना घट जाती है। उसी के गांव में विवेक के लगभग 30 मई को सुबह लगभग 5 बजे एक आदमी बाथरूम करने के लिए अपनी खेतों की तरफ जाता है तो देखता है कि एक पुआल का ज़्यादा बहुत बड़ा है और वहीं पे कुछ चमक रहा है। जब वो पास में जाता है तो उसकी चीखें निकल जाती है, वो चीखने लगता है। तभी गांव के कुछ और लोग आ जाते हैं और आकर क्या देखते हैं कि वहाँ पे एक जली हुई लाश पड़ी है, सर पड़ा हुआ है, लेकिन वो बुरी तरीके से जल चुकी है। अब पुलिस आती है और पुलिस आने के बाद जो सच्चाई सामने आती है, आखिर में वो लाश किसकी थी, कौन था, क्या विवेक की लाश थी या उसकी पत्नी की थी या किसी और का, जब पुलिस इसका पर्दाफाश करती है तो ये मामला पूरे नागपुर में गूंजने लगता है। तो चलिए पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये घटना महाराष्ट्र प्रदेश का एक जिला लगता है नागपुर और वहीं का एक तहसील लगता है मोदा, वहीं की ये घटना है। बात होता है 30 मई 2014 की, जब सुबह सुबह एक आदमी अपने खेतों की तरफ बाथरूम करने जाता है और वो क्या देखता है कि वहाँ पे कुछ जला हुआ चीज़ जो चमक रहा है। जब पास में जाता है तो चीखने चिल्लाने लगता है। गांव के कुछ लोग आते हैं और पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है। पुलिस जब आती है तो देखती है कि कुछ लाश जला हुआ है, लेकिन बुरी तरीके से वो जल चुका है और समझ में नहीं आ रहा है ये लाश है तो किसकी लाश है। लेकिन पुलिस तुरंत अगल बगल के लोगों से पूछने लगती है। तभी कोई कहता है कि यहीं पे 5 दिन पहले एक महिला भी गायब हुई है और कहीं हो ना हो कहीं वही हो। उसे घर पे जो चीज़ है वो दिखा लेते हैं तो उसमें से एक कंगन निकलता है, एक पैर का कुछ निकलता है और कान का भी बाली निकलता है। पुलिस लोग लेते हैं और वो विवेक जो रहता है, विवेक के घर जाते हैं, पूछते हैं कि आपका बेटा कहाँ है, तो लोग कहते हैं कि वो तो कहीं घूमने गया है। तो विवेक की माँ से वो लोग दिखाते हैं और कहते हैं कि आप ये पहचानिए, आपकी बहू का तो नहीं है, आपके बेटे का, पत्नी का तो नहीं है। तो जो विवेक की माँ रहती है वो कहती है नहीं, उसका नहीं है और मैं उसकी अच्छी तरीके से पहचानती हूँ। फिर ये जो पुलिस केस जहाँ पे मतलब रिपोर्ट लिखवाया रहता है, वहाँ पे जाने के बाद यहाँ की पुलिस फिर गीता बाई को ये सब चीज़ दिखाते हैं कि देखिए कहीं आपकी बेटी का तो नहीं है। वो देखते ही चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है, कहती है हाँ ये मेरी बेटी का है और ये सब चीज़ मैं अच्छी भाली पहचानती हूँ, ये मेरा बेटी का है। अब पुलिस ये चक्कर में पड़ जाती है, सोच में पड़ जाती है आखिर में कौन, किसने इतने बुरी तरीके से, मतलब इतने निर्मम तरीके से मार कर और ऐसे खेतों में जला के छोड़ दिया है। अब पुलिस अपना काम करने लगती है। तभी उस जो सविता रहती है, सविता का डीएनए और उसके जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उससे डीएनए मैच होता है। तो बाद में पता चलता है हाँ वही सविता है। अब सविता का भाई जो रहता है संतोष, वो एक पुलिस में एक मुकदमा दर्ज कराता है। इसी की धारा 302, 201, 303 और 498 ए के तहत एक मुकदमा दर्ज होता है। और मुकदमा दर्ज होने के बाद अब पुलिस सबसे पहले विवेक की छानबीन करती है। बाद में पता चलता है कि विवेक छुपे छुपाए घूम रहा है, तो पुलिस को और भी शक हो जाता है। पुलिस विवेक को उठाती है और विवेक को उठाने के बाद पुलिस उससे अच्छे से पूछताछ करती है। जब अपने तरीके से, तो विवेक टूट जाता है। विवेक कहता है कि मेरी पत्नी जनवरी में अपने मायके गई थी और लगभग 4-5 महीने बाद वो रह के यहाँ पे आई थी। और मैं जब एक दिन रात को घर में गया 23 मई को, तो मैं उससे झगड़ा करने लगा और मैं इतना ज़्यादा मेरे को गुस्सा आ गया कि जिस चारपाई पे वो बैठी थी उसी चारपाई से मैंने उसको मार मार के उसका
मतलब हत्या कर दी। अब वो खुद अपने मुंह से मतलब वो जुर्म कबूल कर लेता है। अब पुलिस इसको उठाती है और वो इसको विवेक को गिरफ्तार कर लेती है और 1 साल 21 दिन तक इस विवेक का कोर्ट में केस चलता है। उसके बाद जो वहाँ का मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वो इस विवेक को माइंड को देखते हुए कि कितना बड़ा मतलब शातिर है, पहले तो मर्डर करता है, फिर उसके बाद कितने मतलब साजिश रच के इस लाश को ठिकाने लगाता है कि पकड़ा नहीं जाएगा, ये सब चीज़ देखते हुए वहाँ का जो निचली अदालत रहता है उसको आजीवन कारावास का सज़ा दे देता है। अब विवेक रोने लगता है, लेकिन करे तो क्या करे। अब विवेक नागपुर की जेल में चला जाता है। ऐसे करते करते विवेक को और कुछ साल जेल में रहने लगता है। एक दिन उसका जीजा जो विवेक का रहता है वो विवेक से मिलने जाता है और जाने के बाद विवेक रोने लगता है और अपने जीजा से कहता है कि जीजा मुझे बाहर निकालो, मैं जीना चाहता हूँ, मैंने जो गलती कर दिया मैं उसके लिए पछता रहा हूँ। उसका जीजा कहता है ठीक है मैं कुछ करता हूँ। उसका जीजा बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद एकदम क्या बोलते हैं कि हाई कोर्ट में अपील करता है और अच्छे से अच्छे वकील को हायर करता है, पैसे भी खूब ज़्यादा देता है। और आप लोग को मालूम है कि जो पहले कुछ साल पहले जो मतलब सबूत, जो कुछ साल पहले जो मतलब गवाह रहते सब कोई बदल जाता है, पुलिस वुलिस सब कोई चेंज हो गया रहता है। ये लोग केस जीत जाते हैं और हाई कोर्ट इसको मुकदमा जो मतलब इस पर केस रहता है उसको खारिज करके इसको बाइज्जत बरी कर देता है। अब ये बाइज्जत बरी को 17 अप्रैल 2017 को ये मतलब निकल जाता है। लगभग 3 साल जेल में रहने के बाद निकल जाता है और उसके बाद अपना ज़िंदगी लाइफ टाइम वैसे घूमने लगता है। सोच सकते हैं जो अपनी पत्नी का मर्डर किया था वो 2014 में जेल में बंद होता है, 2017 में 17 अप्रैल को छूट जाता है। छूटने के बाद आराम से अपनी ज़िंदगी जीता है और 10 जून को 2018 10 जून को नागपुर में एक थोड़ा सा दूर पे एक गाँव रहता है जहाँ पे इसकी बहन और इसका जीजा रहते हैं। वहाँ पे विवेक जाता है और जाने के बाद घर की दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन घर के अंदर से कोई नहीं आता। बाहर में बारिश आ रही होती है। तभी पड़ोसी से कहता है कि थोड़ा आपके पास नंबर है तो फ़ोन कर दीजिए और मैं आया हूँ और ये लोग दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। वो फ़ोन करते हैं, कहते हैं तो अंदर से विवेक की बहन और उसका जीजा आते हैं और कहते हैं कि बच्चे लोग टीवी देख रहे थे इसके लिए शायद तुम्हारा आवाज़ सुनाई नहीं देता होगा। विवेक अंदर जाता है, खाना बनता है, विवेक अच्छे से खाता है, लेकिन विवेक जो मोटरसाइकिल ले गया रहता है वो बाहर से अंदर घुस जाता है, घर के अंदर रख देता है। और अंदर रखने के बाद जब ये लोग सब कोई खा के सो जाते हैं, उसका जीजा और उसकी बहन और उसके जीजा की माँ और उसकी 2 बेटी और इसकी खुद विवेक का भी 2 बच्चे वहीं पे रहने वाले रहते हैं, मतलब वहीं पे रहते थे। उन्हीं लोग का पालन पोषण वही लोग करते थे। विवेक को लगभग जब 11-12 बजता है तो विवेक जाता है और अपने बाइक से वो राड निकाल के लेके आता है और अपने जीजा के ऊपर इतना ज़ोर ज़ोर से मारता है कि उसका जीजा वहीं पे डेड कर जाता है। और जैसे ही उसकी बहन देखती है, उसकी बहन के ऊपर जब छींटे जाते हैं खून के, वो चीखने की कोशिश करती है, तब तक अपनी बहन को भी मार देता है। और वहीं पे कुछ दूर पे उनकी बेटी जो 14 साल की रहती है वो आके कहती है कि मामा तुम ये सब क्या कर रहे हो, क्यों मार रहे हो। उसको बेचारे को ये भी नहीं लगता है कि उसके मतलब वो मार के सबको मतलब एकदम जान से मार दे रहा है। वो बोलती है तुम क्यों मार रहे हो। और जैसे उसकी भांजी थोड़ा घूम के पीछे जाती है तो अपने भांजी को भी मार मार के उसका भी हत्या कर देता है। अब उसके बाद उसकी जीजा की माँ जब आवाज़ थोड़ा बहुत सुनती है, वो बेचारी लगभग 70 साल की रहती है, वो आती है तो अपने जीजा की माँ को भी ये राड से मार मार के इसकी भी हत्या कर देता है। अब बचते हैं 3, क्योंकि उसका जीजा का 2 बच्चे रहते थे, एक बच्चे को तो ये मार दिया रहता है और इसके 2 बच्चे उसी घर में रहते हैं, एक लड़का और एक लड़की। जब उस कमरे में जाता है और देखता है तो मतलब उन लोगों को कुछ भी खबर नहीं हो, छोटे छोटे बच्चे हैं, कि बाहर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो लोग आराम से बिंदास सो रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर हाथ फेंक के। अभी इतना ज़्यादा ये गुस्सा रहता है, दरिंदा बन गया रहता है कि इसके बच्चे भी सोए रहते हैं और उसकी बहन का भी वहीं पे एक बच्ची सोई रहती है। ये मारने जाता है अपनी बहन की बच्ची को, लेकिन गलती से इसके बेटे को खुद लग जाता है और बेटे को जब लग जाता है तो उसका बेटा भी वहीं पे मर जाता है, जो लगभग 5-6 साल का हुआ रहता है। अब ये पागल हो जाता है और रोने चीखने लगता है। तब तक उसके और भी बच्ची जो रहती है इसका एक, वो जाग जाती है, चिल्लाने लगती हैं। तब तक ये वहाँ से भागने लगता है और भागने के चक्कर में अपना बाइक भी छोड़ देता है, क्योंकि बाइक फिर घर के बाहर निकालना पड़ता। तब तक घर के भी दूर बाहर में कुछ लोग आ जाते हैं और ये छेड़दवाली दवाल फान के वहाँ से निकल जाता है।
अब वहाँ से निकलने के बाद वहाँ का आदमी लोग देखते हैं कि पूरे घर में खून भरा हुआ है। तुरंत वो लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस मौके पे पहुँचती है और पूरे गांव, पूरे जिला में ये घटना वायरल होने लगता है तेज़ी से। कैसे एक दरिंदा अपने ही बहन का, अपने जीजा का और उसकी माँ का, मतलब कुल 5 कत्ल यहाँ पे कर देता है। और पुराने भी बात होने लगती है कि यही आदमी है जो अपनी पत्नी को मार के जेल में गया था। अब पुलिस लगभग 8 टीमों का गठन करती है। पुलिस का 8 टीम बनाया जाता है और हर जगह पुलिस को लगाया जाता है कि कैसे भी विवेक को ढूंढो, आखिर उसने ऐसा क्यों किया जो उसको सहारा दिया। अब विवेक को पुलिस ढूंढ रही है और विवेक इधर उधर फरार घूम रहा है। तभी एक दिन पुलिस को एक मैसेज आता है और पुलिस को मैसेज में पता चलता है कि जो विवेक है वो लुधियाना में छुपा हुआ है। अब पुलिस तुरंत वहाँ से लुधियाना निकलती है और लुधियाना निकलने के बाद एक मोबाइल के शॉप पे जाती है और मोबाइल के शॉप पे जाने के बाद वहाँ पे जो मोबाइल का ओनर रहता है उसको गिरफ्तार करती है और कहती है कि तुम्हारे पास ये मोबाइल कहाँ से आया। अब वो डर जाता है, डरने के बाद कहता है कि साहब मैंने कुछ नहीं किया है, ये मोबाइल तो मैंने एक दूसरे आदमी से लिया है 700 में, जो यहीं पर कुछ दूरी पर रहता है। तो पुलिस को समझ में आ जाता है कि वो हो ना हो कहीं विवेक हो। पुलिस तुरंत उस घर को चारों तरफ से घेर लेती है और पुलिस वहाँ से विवेक को गिरफ्तार करती है। पुलिस को गिरफ्तार करने के बाद वहाँ से लुधियाना से मतलब फ्लाइट से इसको लेकर नागपुर आती है और नागपुर लाने के बाद इसको अच्छे से पूछताछ करती है कि ये बताओ तुमको जिसने बचाया, तुम्हारे बच्चे को जिसने मतलब सहारा दिया, तुम उन्हीं लोग को क्यों मार दिया और लास्ट में तुम अपने बच्चे को भी मार दिया। वो कहता है कि साहब जब मैं जेल में था तो मेरा जीजा मेरे से मिलने गया था और मेरा जीजा मेरे को निकालने के लिए कई लाख रुपए खर्च कर दिया था और वो मेरे से कहता भी था कि मेरे पैसे जो भी तुम्हारे ऊपर लगा है वो पैसे दे दो। मेरी बहन भी पैसे मांगती थी लेकिन मैं पैसे कहाँ से देता। तो मेरा जीजा कहता था कि तुम ज़मीन अपना बेच जो तुम्हारे पास है और बेच के तुम पैसे दे दो और तुम्हारे बच्चे यहाँ पे रहते हैं खाते हैं तो कम से कम महीने का 5,000 भी तुमको देना पड़ेगा। और एक बार वो उसके घर पे भी गया था अपनी बहन को, अपने बच्चे लोग को लेने के लिए, लेकिन उसकी बहन कहती है कि देखो उस घर में कोई महिला नहीं है और मैं अपने बच्चों को देखती हूँ तो तुम्हारे बच्चों को भी देख लूँगी, तुम टेंशन मत लो। अब मरने वाला ही जानता होगा कि मतलब सच्चाई क्या थी। वो जिंदा रहता तो बताता लेकिन वो तो अभी नहीं है। तो ये सब चीज़ विवेक अपने मुँह बताता है, जुबान से बताता है कि मैंने इसीलिए उन लोगों की हत्या कर दी, ना वो लोग रहेंगे ना वो लोग पैसे मांगेंगे। तो सोच सकते हो वो इंसान कैसा था। अगर वो जेल से नहीं छूटा होता तो शायद दोबारा 5 मर्डर नहीं करता जिस पे वो पहला मर्डर किया था। अब उसके बाद जो पुलिस रहती है उसको 19 जून को अब उसके बाद वहाँ के जो पुलिस रहती है 18 सितंबर 2018 को पुलिस ने के चार्जशीट दाखिल करती है और दाखिल करने के बाद उसके ऊपर केस चलता है और केस लगभग 4-5 साल चलता है और 4-5 साल बाद जाके 18 दिसंबर 2023 को विवेक को अब उम्र कैद की सज़ा नहीं, सजाए मौत की सज़ा सुनाया जाता है। अब विवेक रोने लगता है और अपील करने लगता है कि मुझे ज़िंदा रहना है, मेरे से गलती हो गया है। ये मामला हाई कोर्ट में जाता है। जब निचली अदालत का फैसला सजाए मौत किया जाती है फिर हाई कोर्ट में जाता है। निचली अदालत का जो मतलब सजाए मौत की सज़ा रहता है, लेकिन हाई कोर्ट भी निचली अदालत की जो फैसले रहता है उसको बरकरार रखता है और कहता है कि जो तुम्हें जीने के मतलब कोई भी ये नहीं है, तुम बाहर निकलेगा तो फिर से गलत काम करेगा, तुमने जो काम किया है वो बहुत बड़ा अपराध है। फिर हाई कोर्ट भी उसको सजाए मौत की सज़ा दे देती है, लेकिन बाद में वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है लेकिन अभी उसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और ये निश्चित नहीं हुआ है, तय नहीं हुआ है उसको कब फांसी दी जाएगी। लेकिन उसको निचली अदालत और हाई कोर्ट ने सजाए मौत की सज़ा दे दी है और वो अभी पुणे की जेल में बंद है। और जेल से भी खबर आती है कि वो जहाँ पे बंद है वहाँ पे भी मतलब उसका कुछ व्यवहार अच्छा नहीं, वहाँ पे भी वो लोग मतलब कैदियों से झगड़ा करता है। तो सोच सकते हैं कि आदमी कितना मतलब उसका दिमाग कितना जहीन होगा, कितना मतलब राक्षस टाइप का होगा, जो अपनी पत्नी को मारने के बाद जेल गया, जेल के आने के बाद उसको सुधर जाना चाहिए, उसके बाद अपने जीजा और अपने जीजा की पूरी फैमिली को मार देता है, यहाँ तक कि अपने बच्चे को भी मार देता है। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस आप लोग को जागरूक करना है, सचेत करना है, क्योंकि कानून से कोई नहीं बच सकता। अगर उसका जीजा वहीं पे उसको छोड़ दिया होता, निकाला नहीं होता, तो शायद वो सुधर जाता, कुछ साल ज़िंदगी और जेल में काटता 10-20 साल, तो उसको पता चलता। लेकिन जो उसके साथ में अच्छा किया, उसके साथ में उसके पूरे ख़ानदान को इसने
मार दिया। तो आप लोग भी कहीं भी रहे तो सेफ रहे, स्वस्थ रहे और बहुत जल्द किसी पे विश्वास नहीं करें। और ऐसे कोई भी आदमी अगर आपके आसपास में भटकता है जिस पे आप लोग को शक है, जो मतलब कुछ और टाइप का लगता है, क्रिमिनल टाइप का लगता है, तो तुरंत 112 मिलाइए और पुलिस को बताइए उस आदमी के बारे में। हो ना हो कहीं से वो कुछ गलत काम करके आया हो या कुछ भी आपके पास में कोई भी ऐसा आदमी रहता है जिस पे आपको शक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ अच्छी कहानियों के साथ। और देख सकते हैं आपका भाई के पास आज कॉपी नहीं था, तो जिस लाक बुक पे आपका भाई मतलब लिखता है काम हो, आज उस पर ही आप लोग के लिए वीडियो कहानी लिख दिया और कहानी लिखने के बाद वीडियो बना दिया। तो आपका भाई बहुत मेहनत करता है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग अपने भाई को सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।